नमस्कार दोस्तों। हम आते आते थोड़ा देर जरूर हो गए हैं, लेकिन ये दरअसल कभी कभी वो एक गीत है हिंदी फिल्म का कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो देर पहुंचना एक व्यवहारिकता तो नहीं है, लेकिन 100% है। व्यवहारिकता इसलिए भी है कि आप ना चाहते हुए भी देर हो जाते हैं। तो आज हमारे सामने पुस्तक संवाद में करके अ, जाओ तुम भाई। युवा आलोचक और कवि अजीत कुमार राय जी हैं। अ, एक ऐसे व्यक्तित्व जो लगातार पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो सच में वे लिख रहे हैं, और अगर लिख रहे हैं तो इसी वजह से दिख रहे हैं। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं एकदम व्यस्त मोड में अभी भी हैं सर। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आज के इस पुस्तक संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, अभी अभी एक किताब पब्लिश हुई है, आप देख रहे होंगे, ये नई सदी की हिंदी कविता का दृष्टिबोध। ये किताब अभी अभी बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है। अभी अभी मतलब अभी 4 मिनट पहले नहीं, बल्कि इन दिनों। और बड़ी बात यह है कि समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य को जब आप उठा करके देखेंगे तो सच ये भी है कि आलोचकों की एक भरमार सी है, और दूसरी सच्चाई ये है कि कविता पर आलोचक अधिक होने के बावजूद भी कविता पर बातचीत बहुत कम की जा रही है। तो ये पुस्तक अ, उन दोनों कमियों पर एक गंभीर सुधार भी कहा जा सकता है, और एक तरीके से एक ऐसा प्रयास भी कि अग्रज अ, कवियों के साथ, या यूं कहें कि बड़े कवियों के साथ नए कवियों पर भी चर्चा पर चर्चा का एक माध्यम बनाया गया। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि वर्तमान समय में काव्य आलोचना को लेकर के जो कुछ हो रहा है उसमें यह एक विशेष और सार्थक उपक्रम है। तो हमारे सामने आज अजीत कुमार राय जी हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो उनसे कुछ जरूरी बातों को लेकर के बातचीत करेंगे। आप लोग उसके साथ में, आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो कमेंट का कोना खुला हुआ है, आप सीधे वहां प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। परिचय में अजीत कुमार राय जी के बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कहा अक्सर उनके बारे में जाता है शुरू शुरू में जिनके पास कुछ नहीं होता। यह बात और है कि शायद यह पहली आलोचना पुस्तक हो सर की, लेकिन इस पहली आलोचना पुस्तक के आने के पहले ही कई वर्षों से लगातार पत्र पत्रिकाओं में, ऐसी कोई पत्रिका शायद ही छोटी होगी जिनमें इनके लेख प्रकाशित ना हो, ऐसा कोई विमर्श शायद ही छोटा होगा जिन पर इन्होंने काम ना किया। तो सर, बड़े ही आदर के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो शुरुआत जो मैं करना चाहता हूं वह यहां से कि साहित्य में बहुत से क्षेत्र थे। कविता में आप सक्रिय हैं ही, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, ये तमाम क्षेत्र थे जहां आप सक्रिय हो सकते थे, और जहां भी आप सक्रिय होते, अच्छा करते, इतना विश्वास मैं कर सकता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जी, आलोचना के क्षेत्र में आप क्यों उतरे, और यहाँ क्यों सक्रिय हो रहे हैं, क्यों हुए? ये 3 प्रश्न हैं। क्यों उतरे, क्यों सक्रिय हो रहे हैं, और क्यों हुए? ये पाठक जगत जानना चाहेगा। मैं तो खैर जानना ही चाहता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सबको मैं सादर अभिवादन करते हुए
आपके प्रश्न का शालीन उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आलोचना और खासकर काव्यालोचन की तरफ ही हम क्यों गए, इसकी पृष्ठभूमि में भी एक दिलचस्प कारण है। वस्तुतः मौलिक रूप से मैं एक कवि था और कक्षा 8 के बाद ही शायद सृजन की शुरुआत हो गई थी। हाई स्कूल में मैंने संस्कृत के श्लोकों की रचना शुरू कर दी थी और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी जी गुरु थे, उनको दिखाता भी था। तो काव्य लेखन की शुरुआत हुई पहले ब्रजभाषा और अवधी भाषा से, फिर हिंदी में आए, संस्कृतनिष्ठ परिनिष्ठित हिंदी में लेखन का एक स्वभाव बन गया और इंटर क्रॉस करते करते बहुत अच्छी छंदोबद्ध रचनाएं मैंने लिखना शुरू कर दिया था, जो शायद पत्रिकाओं में आने भी लगी थी। लेकिन वो छांदस कविताएं थी, तो उन सारी कविताओं का जो संकलन है बीए एमए, उसके बाद राम रहीम महाविद्यालय में जब अध्यापन करते रहे, तो उन कविताओं का एक संचयन संग्रह आया। आज से ठीक 25 साल पहले 1998 में नागरिक पिछाड़ी सभा वाराणसी से एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, आस्था अभिशेष है, जिसकी भूमिका प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र ने लिखी थी। किंतु उस पुस्तक के संदर्भ में लोकार्पण समारोह में डॉक्टर सुखदेव सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज लिखना है तो आज को पढ़ना पड़ेगा, और आज दिनकर, निराला, प्रसाद या पंत जैसी कविताएं लिख करके कोई बड़ा कवि या महान कवि नहीं बन सकता। यह बात, यह ध्रुव पंक्ति मेरे भीतर चुभ गई या धंस गई, और मैंने आज की जो कविता है, हालांकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां पहले कविता छंद का पर्याय हुआ करती थी या छंद कविता का पर्याय हुआ करता था, आज छंद कविता का विलोम बन गया। ये एक विसंगति या विडंबना है, रचनात्मक विडंबना है। तो मैंने जो पुरानी मानसिकता थी या परंपरागत जो आनुवंशिक उत्तराधिकार था, उस दिशा में मेरा लेखन सृजन चलता रहा। नई कविता को समझने के लिए मैं आलोचना की तरफ गया और नई कविता और नए कवियों की आलोचनाएं पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते जाने कब आलोचक बन बैठा पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हम किसी कवि को गहराई से पढ़ते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो विचार अफवाते हैं और हम उस पर कुछ लिख डालते हैं। तो वह जो समीक्षाएं थी, जो बाद में धीरे धीरे आलोचना की ओर प्रवृत्त हुई, समीक्षा और आलोचना में थोड़ा फर्क है, तो पुस्तक समीक्षाओं से शुरुआत हुई और मैं लिखने लगा और पत्रिकाओं में छपने लगा। समीक्षा जैसी पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर गोपाल राय जी पुस्तकें भी भेज दिया करते थे, महागाथा डॉक्टर सीतेश आलोक और विकी राय और अन्य लोगों की, तो पुस्तकें वो भेज दिया करते थे, मैं लिखता था और उनमें छपता रहा, स्वयं भी खरीद करके लिखता था और भेज देता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आलोचना में उतर गए, और चूंकि कवि थे या कविता से ज्यादा रागात्मक जुड़ाव था, भावात्मक तादात्म्य था, इसलिए मुख्य रूप से मुख्यतः काव्यालोचन की ओर ही गए। यद्यपि कहानियों पर भी समीक्षाएं पत्रिकाओं में, निकट जैसी पत्रिका में, संवेद जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, किंतु मुख्य रूप से कविता, आलोचना और निबंध, इन 3 विधाओं में ही लेखन का कार्य मेरा चलता रहा। तो हालांकि आज एक बात मैं डॉक्टर कपिल देव जी को उद्धृत करूं तो वो कहते हैं कि जो समय और समाज की मनोगतिकी है और क्षिप्र गतिक प्रगति का समय है, तेज भागता हुआ समय है, उसको शायद कविता उस गति से पकड़ नहीं पा रही है और यह दायित्व आलोचना निभा रही है। उनका यह कहना है कि जो समय का जो पहिया है, समय के पहियों में जो लय खोजना, समय के पहियों की लय में गीत खोजने का काम शायद ठीक से कविता नहीं कर पा रही है, और हम यही करते हैं, समय की उड़ती धूल से आंखों को आंजने की कोशिश करते हैं। आज तो समय के प्रत्यक्ष पाठ का दबाव बढ़ता जा रहा है और कविता में यथार्थ बोध यानी सौंदर्य बोध की जगह यथार्थ संघर्ष बोध की प्रतिष्ठा कविता में हो गई है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके हम आलोचना में आ गए, और कविता की आप देखें, नामवर सिंह जी से लेकर के तमाम, चाहे प्रभाकर श्रोती हो, कोई भी बड़े कवि, चूंकि उनकी शुरुआत प्राय कविता से ही होती है,
इसलिए ज्यादातर आलोचक आपको कविता के ही मिलेंगे। कम आलोचक हैं जो कहानी और उपन्यास पर गहराई से जाकर के, हालांकि आज मुख्य विधा कहानी बन गई और उसने अपदस्थ किया है कविता को। कविता जो न्यूक्लियस से बाहर हुई है, कहानी उपन्यास या कथा साहित्य केंद्र में आ गए हैं। फिर भी सबसे ज्यादा पुस्तकें कविता की छपती हैं और सबसे ज्यादा आलोचनाएं भी कविता की ही छपती हैं। हालांकि सभी विधाएं हमारी रागात्मक संवेदना को ही उद्बुद्ध करती हैं, संस्कारित करती हैं। फिर भी कविता, अगर धूमिल के शब्दों में कहें तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज, और निश्चित रूप से कविता अन्य विधाओं की अपेक्षा देखें तो अशोक वाजपेयी के शब्दों में कविता भावों का निवेश है, विचारों का उपनिवेश नहीं। वे कहानियां अच्छी बन पड़ती हैं जिनमें भावों की लय वर्तमान रहती है, यानी काव्यात्मकता, काव्यात्मक संवेदना जहां अधिक हो जाती है वह कहानी भी काफी रोचक और मनोरम बन पड़ती है। तो कविता नाटकों में प्रसाद के देखें आप, कविता का अंश, पहले तो नाटक भी कविता की ही विधा के अनुषंग हुआ करते थे। तो काव्येषु नाटकम रम्यम रम्या तत्र शकुंतला। तो आप देखें इस तरह से कविता काव्यात्मक तत्व कहीं न कहीं मनुष्य की संवेदना को सबसे अधिक, जो मानवता की मातृभाषा को सबसे अधिक संबोधित कविता ही करती है। तो इसलिए कविता से कहीं न कहीं अपना एक रागात्मक जुड़ाव रहा और इस तरह से आलोचना में उतर गया। कविता की बात जब भी आती है, जो एक बात और है जो लोग जानना चाहेंगे, कविता की बात जब भी आती है तो स्वाभाविक रूप से गीतों की बात आती है, गजलों की बात आती है, दोहों की बात आती है, चौपाइयों की बात आती है। जी। इधर कविता की बात जब भी आ रही है तो मुक्त छंद की कविता से आ रही है। आपने अभी कहा भी कि छंद कविता का विलोम बन गया। ये एक बड़ी घटना है जो पाठक भी हतप्रभ है। सारा खेल तो है फिलहाल आलोचना का ही। तो ये जो दीवारें खींची गई हैं काव्य विधाओं को लेकर के, खासकर कविता के इलाके में प्रवेश करके, अनधिकृत प्रवेश कर, क्योंकि अगर कविता भाव का निवेश है, विचारों का उन्मेष है, तो उसको कविता की दृष्टि से देखा जाता। लेकिन हुआ ये कि गीत को अलग रखा गया, गजल को अलग रखा गया, कविता को अलग रखा गया और तमाम विधाओं की ऐसी बंदरबाट हुई कि पाठक का मन भी अब डरने लगा है किसी एक तरफ झुकने से, किसी एक तरफ जाने से, कि कहीं ऐसा ना हो कि रचनाकार थोड़े नाराज हो जाए, क्योंकि हर विधा के रचनाकार भी स्वयं में सशंकित हैं और डरे हुए हैं और भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो विधाओं का अलगाव हुआ, उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? आलोचना का जो प्रयास है वो इन विधाओं को जोड़ करके हो रहा है या इन विधाओं को अलग रखना चाहते हैं? आप अपने आलोचकी विवेक में किस तरह से इस घटना को ले रहे हैं सर? ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, लोग परेशान हैं, मैं भी कभी कभी परेशान होता हूँ। जैसे कि नई सदी की हिंदी कविता का दृष्टिबोध में तो तीनों विधाएं बड़ी मजबूती से आई हैं, गजल भी आई है, कविता भी, नवगीत भी। क्या चक्कर चल रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कौन सा गेम चल रहा है? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। मुझे याद आ रहा है 2005 के आसपास नामोर जी ने आलोचना का जो कविता विशेषांक निकाला था, 2 विशेषांक आए थे कविता विशेषांक। तो उसमें एक में केदारनाथ सिंह का इंटरव्यू लिया था अनामिका जी ने। तो उन्होंने एक आकांक्षा या संकल्पना जाहिर की थी कि एक हिंदी का ऐसा समग्र, अधिक संपूर्ण और समावेशी संकलन आए जिसमें सब तरह के दक्षिणी पंथ, वामपंथ, हर तरह के श्रेष्ठ कवियों का संचयन एक मंच पर उपस्थित हो। और उस समय मेरे विचार में, मेरे मस्तिष्क में यह विचार प्रवेश कर गया और वो शायद मेरी योजना में भी है, लेकिन उसके लिए और अधिक अध्ययन की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी रचनात्मक विडंबना है। साहित्य का अर्थ ही होता है सहिता से भावा साहित्य, सहित का भाव साहित्य है।
और विडंबना यह है कि हम साहित्यकार, हम लेखक, हम आलोचक की शिविरबंदी के शिकार बटे हुए हैं खेमों में, और एक का बयाना दूसरे के घर नहीं जाता, एक की रचना दूसरा नहीं पढ़ता। और विमुखता, जबकि होना ये चाहिए कि जो विपरीत या भिन्न विचारधाराएं हैं उनको खारिज करने के बजाय उन विचार सरणियों से अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। और जब तक यह विचार विनिमय नहीं होगा तब तक हम सही सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। पाठक तो दक्षिणपंथी वामपंथी खेमों में नहीं बटा, वह तो सबकी कविताएं पढ़ता है और सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है, सबको श्रद्धास्पद मानता है। लेकिन साहित्यकार, आज विखंडनवाद का युग है, उत्तर आधुनिकतावाद का युग है, विमर्शों का बाजार गर्म है, तो अब तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और अनेक विमर्श आ गए हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है कि जो छंद मुक्त कविता है वह गहरे छंदबोध से गुजर कर आई है। निराला ने छंदों को तोड़ा था तो छंदों की मुक्ति की थी और उन्हें छंदों का गहरा ज्ञान था। आज सच्चाई ये है कि कवियों को छंदों का ज्ञान नहीं, परंपरागत छंदों का ज्ञान ही नहीं है। और उनसे यह यथार्थ है, कट यथार्थ है कि आज के बड़े कवियों को आप कह दीजिए कि 2 लाइनें कसे हुए छंद की लिख दें, एक गीत लिख दें, एक ही गीत लिख दें, ज्यादा नहीं, एक गीत लिख। तो मुझे लगता है कि छंद मुक्ति ने, पहले मुक्त छंद में निराला ने रचनाएं लिखी, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। एक लय था, एक प्रवाहमानता थी, लयवहता थी। लेकिन आज कविता मुक्त छंद नहीं, छंद मुक्त हो गई, छंदों से ही मुक्त हो गई है। तो कविता की मुक्ति मुझे लगता है कि एक दूसरे तरह के खतरनाक बंधन में जाके बंध गई है, वो छंद मुक्ति है, छंद विरोध है। तो यह यथार्थ है और इसने साहित्य में एक तरह का आरक्षण पैदा किया है। यानी जो कतई कवि नहीं है, कवि होने लायक नहीं है, वह भी सिंथेटिक गद्य ब्रांड कविताएं लिख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कविता की परिभाषा जानने की या उस अंतरलय से गुजरने की भी जरूरत नहीं है। वह सपाट बयानी में अपने विचारों की तरवत अभिव्यक्ति कर देते हैं और रचनात्मक यथार्थ और चाट मार का यथार्थ में भेद नहीं करते। आज ज्यादातर कविताओं में हो रहा, आलोचना भी यही काम कर रही है। अहो रूपम अहो ध्वनि, वो या तो अपने लोगों को गिरा रही है, उठा रही है, या विपरीत जो विचारधारा के हैं उनको गिरा रही है। या तो वो अखंड कीर्तन कर रही है या उच्चाटन अनुष्ठान में निमग्न है। या तो कलम को शहद में डुबो के लिख रहे हैं या तेजाब में डुबो कर लिख रहे हैं। विश्लेषण परक होकर के डॉक्टर प्रभाकर सूत्री के को जब मैं देखता हूं तो ये बात समझ में आती है कि बड़े धैर्य, गहनता और अनुशासन के साथ रचना के जटिल विन्यास में उतरने और उसके कारकों की पहचान और उनके अंतः संबंधों को जानते हुए अंततः निष्कर्ष और उस कविता के मार्मिक सत्य तक पहुंचने की जो एक विनम्र कोशिश है, ये आलोचना आज होती जा रही है। विज्ञापन गंधी आज के युग में आलोचना भी कृतियों के प्रचारात्मक मूल्य तक सीमित हो गई। आलोचना कृतियों का केवल प्रचार कर रही है, जो उसका मुख्य दायित्व है उससे वो दूर रचना का विश्लेषण, गुणों के संदर्भ में दोषों को भी परखना, यानी लोचन होगा तभी तो देखेंगे। लोचन ही नहीं, आलोचना या समीक्षा, सम्यक ईक्षण, तो गुण और दोष सब दिखाई पड़ने चाहिए ना। ये हम लोग कलर ब्लाइंड क्यों हो जाते हैं, अपने ब्लाइंड स्पॉट को क्यों नहीं देख पाते। तो आज की आलोचना भी प्राय निर्गुणपंथी आलोचना हो गई। रचना में जो नहीं है उसे हम देख लेते हैं। ये बड़ी निर्गुणपंथी लोग हैं, गजब के। और छोड़िए, ये कबीर को भी मेरी कई लोगों से मेरा वैमत्य हो गया असहमति के कारण, और बहुत नाराज हो गए और मनभेद तक पहुंच गया। मैंने कहा भाई देखो, कबीर को समग्रता में क्यों नहीं ग्रहण करते, निराला को समग्रता में क्यों नहीं ग्रहण करते। आप अपने जीवन से अध्यात्म को खारिज कर दीजिए, लेकिन कबीर के जीवन से अध्यात्म को खारिज करने का अधिकार आपको किसने दे दिया। वह समाज सुधारक नहीं है, समाज सुधार होता है उनकी रचनाओं से, यह उसकी निष्पत्ति है, परिणाम। वह मूलतः आध्यात्मिक चित्तवृत्ति के संत हैं और उसी धरातल पर तार्किक विखंडन किया,
सामाजिक विसंगतियों का। तो उनकी जो सामाजिक वैचारिकी है उसको तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है उनका उनका जो धार्मिक चिंतन है, अस्तित्व बोध है, उसको खारिज कर देते हैं, अपना झंडा और नजरिया उनको पकड़ा देते हैं। तो ये जो काम है, आलोचना भी स्वस्थ आलोचना शायद नहीं रह गई है। कई आलोचकों ने, विजय कुमार जैसे लोगों ने भी चिंता जाहिर की है कि आज आलोचना, एक तो स्वस्थ आलोचना नहीं रह गई और नई पीढ़ी के सृजन और उनके उन्मेष की तरफ उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। नए लोग लिख रहे हैं तो उसमें जो अच्छा लेखन कर रहे हैं, उत्कृष्ट और उदात्त लेखन आ रहा है, उसकी तरफ दृष्टि निक्षेप करना और उनको प्रोत्साहित करना ये आलोचना का धर्म है, नई पीढ़ी का सृजन। ये बात अरुण कमल जी कहते थे जब आलोचना में उन्होंने छापा, तो उन्होंने कहा कि नामो जी को आपका लेख बहुत पसंद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, और आलोचना जैसी पत्रिकाओं का यही लक्ष्य है कि आप जैसे तमाम जो सही लोग गांव गिराव कस्बों में बैठे हुए लिख रहे हैं, उनको सही मंच पर लाना, परिदृश्य में लाना, पर्दे पर लाना, ये पत्रिकाओं का काम होता है। ये बात विद्या निवास जी ने भी स्वीकार की थी कि बड़े और स्थापित लेखकों के कारण पत्रिकाएं चलती हैं, बाजार में चलती हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य होता है नई पीढ़ी का सृजन और नए लेखकों को मंच प्रदान करना, उनको प्रकाश में लाना, उन्हें स्थापित करना। तो यह स्वस्थ मन से आलोचना अगर इस दायित्व को निभाए, लेकिन वही हमने कहा कि हम आपस में ही जब बंटे हुए हैं तो कौन सा साहित्य सृजन कर रहे हैं और किस पाठकीय समाज का निर्माण कर रहे हैं, किस स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ समाज की निर्माण की हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत विडंबनापूर्ण बात हमें लगती है, जो मैं समझ पाया। जी, प्रश्न कई थे, उनमें से एक प्रश्न ये है कि आलोचना एक गंभीर दायित्व है। ये आलोचक भी मानते हैं, ये कवि भी मानते हैं, ये पाठक भी मानते हैं। जी, जब आलोचक उस दायित्व बोध से जागृत होकर काम करता है, तो क्या ये सही नहीं है कि पाठक भी दौड़ा लेते हैं और रचनाकार भी दौड़ा लेते हैं? जैसे कई बार ये आता है कि आलोचक विरोधियों को गिरा रहे हैं, संबंधियों को उठा रहे हैं, तो जिनको गिराया जा रहा है, क्या उनमें ये थोड़ा सा संतोष नहीं होना चाहिए कि वो कविता के विश्लेषण को थोड़ा गंभीरता से देखें? जबकि होता इसके उलट है कि वर्तमान समय में, क्योंकि लंबे समय से थोड़ा बहुत मैं भी देख परख रहा हूँ चीजों को, तो रचनाकार बल से, हथियार से मुस्तैद होकर के, जैसे शूटरों का गैंग चला करता है, एकदम दल बल से लाठी गोजी लेकर के कूद पड़ते हैं। ये जो नई प्रवृत्ति जन्म ली है सर, पहले तो मेरे ख्याल से कवियों में ये स्थिति नहीं हुआ करती थी कि निराला जब पंत की आलोचना किए या पंत जब निराला पे बात किए, तो इस तरीके से दल बल को उतारने और लेकर दौड़ने वाली स्थिति तो नहीं थी। इधर रचनाकारों में ये जो नई प्रवृत्ति जन्म ली है, इस पर आलोचक भी आखिर बेचारा कितना सहनशील होगा। तो इस नई प्रवृत्ति के रोक के लिए इस नई प्रवृत्ति की रोक के लिए आप उन कवियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो एक तो बहुत जल्दबाजी में है, संग्रह पे संग्रह दे मारे हैं, और दूसरा आगम भाग में है कि किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तीसरा कि वो वही चाह रहे हैं कि आलोचक वही बोले जो वो चाह रहे हैं। अगर वो आम को इमली कह रहे हैं तो आलोचक भी इमली कहे, अगर गलती से वो आम को आम कह दे रहा तो उसके पीछे दौड़ ले रहे हैं। ये जो नई प्रवृत्ति जन्म ले रही है, इसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण? क्योंकि आप लगातार आलोचना में सक्रिय हैं और कभी कभी मैं देखता हूँ या सुनता हूँ तो आपको लेकर के भी लोग कभी कभी इस प्रकार की प्रक्रिया अपना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या करता है, क्या सोचते हैं, किस अंतरपीड़ा से गुजरते हैं, फिर कैसे सक्रिय होते हैं? देखिए, फिर कबीरदास तो आ ही जाते हैं, क्योंकि क्रांतिधर्मी व्यक्ति तो है। कबीर कहते हैं, साची कहे तुम्हारा नावे, झूठ कहे पतिया। इस तरह का जैसे मीडिया भी यही काम कर रहा है राजनीति के संबंध में, हमारे मनोजगत का अनुकूलन, जो विराट जन समूहों का सांस्कृतिक स्तर पर नियंत्रण हो रहा है, मानसिक अनुकूलन हो रहा है पूंजी वादी शक्तियों या तंत्र के द्वारा या पाश्चात्य संस्थाओं के द्वारा, और जनता सम्मोहित भाव से उसको स्वीकार कर लेती। तो कहे कबीर दीवाना, कबीर को
लगता है कि मैं भी पागल हूँ, और अपने समय में उनको लोग पागल कहते थे, ढेला मारते थे। तो निश्चित रूप से लीक छान तीनों चले, शायर सिंह सपूत। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा एकला चलो रे। सच्चे रचनाकार का, सृजन धर्मी का कोई गैंग नहीं होता, झुंड में जानवर चलते हैं। संगठन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अंध संगठन बनाना और जिस अंधविश्वास का हम निषेध करते हैं, मैं देखता हूं कि मार्क्सवाद को वही कुरान पुरान बना करके एक कठमुल्लापन, एक अंधविश्वास और उसके विकास की प्रक्रिया, यानी उस थीम को, वैचारिकी को आगे बढ़ाने, समय संदर्भ में उपलब्ध करने, अपने समय में उपलब्ध करने या विकसित करने की चेष्टा नहीं दिखाई पड़ती। तो झुंड तो अटैक करता है, आक्रमण करता है। इनकी इनकी टेंडेंसी होती है ABCD, जो अधिकारियों की टेंडेंसी होती है। A फॉर अवॉइड, पहले ये उपेक्षा करते हैं, और B फॉर बाईपास, जब उपेक्षा नहीं हो पाती तो बाईपास दे देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जब यह व्यक्ति उभरता जा रहा है और हमारी उपेक्षा से या बाईपास से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो विरोध करते हैं, तब वो कंफ्यूज करते हैं, सी, अथवा विरोध करते हैं, डू इट, और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो सच्चा रचनाकार है, सच्चा आलोचक है, उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्य के लिए स्वयं को कुर्बान कर देने, स्वयं को न्यौछावर कर देने, आत्मोत्सर्ग करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। और सबने किया। ईसा मसीह, आज बड़ा दिन है और हम बड़े अभिप्रायों में जीने का संकल्प लें, तो क्या फर्क पड़ता है कि हमें आलोचना में पहचान न मिले, क्या फर्क पड़ता है कि हमें काव्य जगत में पहचान न मिले। हम आत्मोत्सर्ग कर सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। अपनी एकेडमिक समझ के साथ समझौता न मंसूर ने किया, सूली पर चढ़ गए, मीरा को विष दिया गया, लेकिन उन्होंने भी समझौते नहीं किए। सुकरात ने नहीं किए, विष पी लिए। तो कवि को भी यह शिव की तरह विष पीने का के लिए तैयार रहना चाहिए, और वही विषपाई होता है, और उसका कंठ नीलकंठ होता है। एक नीलकंठ विषपाई होना भी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ऐसा, तब तक सही सृजन संभव नहीं है। और विजय कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि वैचारिकी और अनुभव यथार्थ के बीच किसी बुनियादी विरोधाभास को कविता उठाती है। वो पिछलग्गू नहीं विचारधारा का, किसी एजेंडे का, किसी एजेंडे पर लोग चलते। तो ये जो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीजें मैंने चूंकि देखा है और झेला है, मैं इस दृष्टि से कोशिश यह करता हूँ कि चाहे अच्छाई, जीवन में सत्य भी है, असत भी है, उसी प्रकार हर विचारधारा में सत्य और असत है, संगति और विसंगति है। दोनों को रेखांकित किया जाए और काव्य जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को अंडरलाइन किया जाए। तो वहां जहां भी मार्क्सवाद में भी बहुत सारी अच्छाई है, हर सच्चा साहित्यकार आंशिक रूप से मार्क्सवादी होता ही होता है, लेकिन परंपरा में जो उदात्त और श्रेष्ठ तत्व है, उनको खारिज करने की दृष्टि उन्हें भी छोड़नी चाहिए। परंपरा कोई स्टैटिक वस्तु नहीं है। परंपरा का अर्थ होता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर। वह एक परंपरा धारा है, प्रवाहमान है, विकास धारा है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर वो संस्कारित होती रहती है। तो जो अनुवंशिक उत्तराधिकार है, जो अपना जातीय गद्य और पद्य है, जो जातीय कविता का संस्कार है, उसे छोड़कर हम पश्चिम के भाव छायाओं के ग्रहण से आज ग्रस्त हो चुके हैं, और आलोचना भी कहीं न कहीं उसी तरफ जा रही है। और एक खास जनवादी जर्नलिस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी लेस में आता ही नहीं, मैं लेस हो गया हूँ, और मैं अलग रहना ही ज्यादा पसंद करता हूँ कि किस तरह की विचारधाराओं के संजाल में हम आबद्ध होकर ये मुक्त की बात करते हैं, लेकिन खुद ही एक गैंग या संगठन से बंधे। और शायद ये सीढ़ी है जिससे कि वो उस कविता की छत पर चढ़ जाते हैं, उस मंच पर, वरना ये शायद इनके पांवों में इतनी शक्ति नहीं कि बिना बैशाखी के ये उस तरह से मतलब वहां उस मंच तक पहुंच सके। प्राची, एक बात जो तो कहीं जी 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 एक बात इधर जो निकल करके आ रही है, और खास करके जब से लाइक, शेयर और कमेंट वाली स्थिति मजबूत हुई है फेसबुक पर, जी, तो नो डाउट कि सोशल मीडिया ने
एक नया प्लेटफॉर्म साहित्यकारों को दिया, पाठकों को दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब की वृद्धि के साथ जो एक बात निकल करके आ रही है वह ये कि आखिर समीक्षक किसको कहें। इधर आप देख रहे होंगे कि जी जिनको कविता का भी नहीं पता होगा वे भी जी वरिष्ठ आलोचक के नाम से विभूषित किए गए, और ये बड़ी पत्रिकाओं ने भी खूब किया, बड़े जी रचनाकारों ने भी खूब किया, सिद्ध जी प्रसिद्ध और कुसिद्ध जितने भी रचनाकार थे उन सब ने जी ये गेम खूब खेला कि नए से नए लोगों को भी वरिष्ठ कह दिया, और वरिष्ठ तो खैर वरिष्ठ होने लायक थे ही, उसमें उम्र ने ज्यादा भूमिका निभाई, अनुभव और कार्य की बनिस्बत। जी तो एक सवाल जो फिर वही बात कि समीक्षक आप किसको कहेंगे? क्या जो फेसबुक पर पेज दो पेज लिख करके डाल देते हैं उसको कहेंगे, या उनको कहेंगे जो महीने 2 महीने साल 2 साल में 1-2 किताबों की समीक्षा कर पाते हैं, या क्या आखिर समीक्षक कहाँ किसको जाए? इस भीड़ में समीक्षा और आलोचना की बड़ी दुर्गति हुई है, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? अगर लगता है तो कैसा लगता है? और अगर इस कुल मिलाकर प्रश्न आप समझ ही गए हैं, अब ज्यादा लंबा खींचे प्रश्न तो ये गलत होगा कि समीक्षक आखिर कहाँ किसको जाए। जी जी देखिए, हर उपलब्धियों की तरह फेसबुक का भी एक फेसबुक के भी दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं। तो इसने एक काम तो किया है कि पत्रिकाओं का गुरुडम, संपादकों का गुरुडम और उनके वर्चस्व को विस्थापित कर दिया है, किंतु यहाँ हर व्यक्ति कवि और रचनाकार, लेखक और आलोचक हो गया, क्योंकि फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता पर परिमाण हावी हो गए, और एक अपना मंच हमने बना लिया है, उसके हम स्वयंभू रचनाकार हैं। इसीलिए आज अधिकांश कवियों ने आलोचना को खारिज करना शुरू कर दिया है, और शायद इसमें आलोचकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो फेसबुक या सोशल मीडिया, आज इसको नकार नहीं सकते। अपेक्षा इस बात की है कि हम इसके उदात्तीकरण की कैसे सोचें। चारों तरफ जो धुआं धक्कड़ है, जनरेटर चल रहे हैं, तो उसमें हम कैसे यज्ञ कुंड में देशी घी से हवन करें कि उसका जो सुवासित धुआं है वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करे। कई लोगों ने, अजय तिवारी जैसे लोगों ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आलोचकों में, उन्होंने ये बात कही थी कई लेखों को पढ़कर मेरे, कि फेसबुक पर इतना गंभीर और इतने लंबे लेख शायद देखने में नहीं आते, और मुझे अपेक्षा है कि आप रामविलास शर्मा जी के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। तो मैं वहां भी इस तरह से नीचे उतर करके लिखने पढ़ने की दृष्टि से मैं समझौता नहीं करता। तो सोशल मीडिया का उपयोग तो है, बहुत सारे नए रचनाकारों को स्वायत्तता मिली है, किंतु कूड़ा अधिक आ रहा है, 90% कूड़ा आ रहा है। अब इस कूड़े के ढेर में से, घूर में से ज्ञानेंद्र पद की तरह घुरबीनियां बनकर सार्थक को बीनना, चुनना, ढूंढना, ये आलोचना का दायित्व है, और ये बड़ा कठिन है। और पहली बात तो आलोचक जब ईमानदार होगा, निष्कपट होगा, तब तो ये काम कर पाएगा। आलोचक दृष्टि संपन्न होगा, जहां उसके लेखन में, सृजन में, तत्सम के पड़ोस में तद्भव मौजूद हो, और दोनों का संश्लेष कर सके, भाव और विचार का संश्लेष कर सके। वो कविता को विचारों का उपनिवेश न बना दे। ठीक है, सोच समझकर कविता लिखी जाती है, लेकिन संवेदना, रागात्मक संवेदना को अपदस्थ करके कविता नहीं लिखी जा सकती। तो सोशल मीडिया का कैसे रचनात्मक विनियोग किया जाए, इस दिशा में हम सोच सकते हैं, और हमें सोचना चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में अगर इस तरह फिल्टर नहीं किया गया तो तमाम सारी रचनाएं आती हैं, और बड़े बड़े लोगों पर लोग अभद्र कमेंट करते रहते हैं। ज्ञानेंद्र पद तो कहते हैं कि उस गाली गलौज के कारण हम फेसबुक पर नहीं जा पाते, क्योंकि वहां बहुत तरह के लोग हैं, सीधे सीधे गाली गलौज पर उतर आते हैं, अमर्यादित, संयम नहीं है। और रचना बहुत बड़े संयम और धैर्य की मांग करती है। आपने भी गुणवत्ता और परिणाम की बात की, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा किताबें लिख जाते हैं,
और ऐसा नहीं है, रामविलास शर्मा जैसे लोग तो मोटी-मोटी किताबें लिखते हैं तो उसमें गुणवत्ता भी होती है। बहुत सारे लोगों ने विवेकी राय की 75-76 किताबें आई, लेकिन निश्चित रूप से यह तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुलसीदास की जो 10-12 किताबें हैं, उनमें रामचरितमानस ही उनकी कीर्ति का स्थायी आधार स्तंभ है। तो जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं वो बहुत परिपक्वता के बाद आती है। कालिदास का एक शब्द है ज्ञान वृद्ध, आपने वरिष्ठ की बात की, तो उम्र से कोई साहित्य में वरिष्ठ नहीं होता, न हो सकता है। और एक नया रचनाकार भी ज्ञान वृद्ध हो सकता है। मैं बहुत सारे नए रचनाकार हैं, सुशोभित सखावत को देखता हूँ, प्रांजल राय को देखता हूँ, तो ये लगता है कि उनकी कविताओं में, प्रांजल की पहली कविता कक्षा 11 में पढ़ रहा था तो 2 कविताएं भागर्थ में छपी। तो ऐसे बहुत सारे अरुण श्री हैं, कई अनेक नए नए रचनाकार हैं जो बहुत बेहतरीन और बहुत स्तरीय लिख रहे हैं। मनोज झा को खैर अब तो मनोज झा नए नहीं रहे उस तरह के, लेकिन बहुत सारे कवि हैं जो बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो उन्हें ढूंढना, तलाशना और उनकी कविताओं को हमें ढंग से देखना, परखना, उनका उचित मूल्यांकन करना, ये दायित्व है, चाहे वो फेसबुक पर हो या पत्रिकाओं में हो। अब तो पत्रिकाओं के संपादक भी तमाम फेसबुक पर जुड़े हैं। मैंने देखा कई बार मैं फेसबुक पर कोई चीज डालता हूँ और उसके अगले दिन या 2 दिन बाद वो किसी पत्रिका या अखबार में छप जाता। तो इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि बहुत सारे संपादक और लेखक भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं और यह एक सकारात्मक पक्ष है उसका, यह बेहतरीन मंच बन सकता है। किंतु केवल फेसबुकिया कविताएं या लेखन से हम स्थापित नहीं हो सकते और न रचना को स्थापित कर सकते हैं, कविता को। अक्सर हम कविता को नहीं, अपने को स्थापित करने की चेष्टा में होते हैं। एक बात मैं और कहूंगा कि प्राय कोई भी लेखक, चाहे वो कहानीकार हो, चाहे वो विवेकी राय को देखिए, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नमोर सिंह आलोचक हैं, लेकिन सबकी शुरुआत प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक की शुरुआत भी कविता से। तो कहीं न कहीं एक जो किशोर मानस है, वहां से उसके भीतर जो रोमांटिक भावबोध है, वहीं से कविता का जन्म होता है, जो हम कहे बिना नहीं रह सकते। प्रभु प्रभुता जानत सब सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। अब सवाल ये है, मेरी अगली किताब इसी शीर्षक से आ रही है, अनंत छवि लय उपजे ही अनंत अनंत छवि लय, जो गोस्वामी जी कहते हैं रचना जहां से पैदा होती है, रचनाकार के मानस से पैदा होती है, लेकिन उसका असली सौंदर्य खुलता है कहाँ? वो जाकर के आलोचक के मानस में उसको वो अर्थ गांभीर्य से और भर देता है और उसके अर्थों के जो आयाम है, विस्फोटक आयाम है, उनको वो खुलता है, उस आणविक ऊर्जा का कहीं न कहीं उद्घाटन वो करता है। तो अगर आलोचक ईमानदार है और स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वह उसके मन में कविता का जो सम्यक सौंदर्य है वो उद्भासित होता है और वो परावर्तित होता है पाठक की आंख में। और यही लक्ष्य है साधारणीकरण। साधारणीकरण, उदारीकरण नहीं। आज जो कविता का उदारीकरण हो गया है, इसके लिए मर्माहत होकर अशोक वाजपेयी कहते हैं कि कविता भावों का निवेश है, विचारों का उपनिवेश नहीं। आज कोई भी विचार आया और हमने बिना छंद के 2 शब्द पहली लाइन में, 3 शब्द अगली लाइन में ऐसे करके लिख डाली, कह दिया कविता हो गई। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती और हम लोग तारीफ नहीं करते तो वो लोग सोचते हैं कि हमें कभी नहीं मानते या इनकी एक खास विचारधारा है। अरे भाई, किसी भी विचारधारा की हो, कविता तो हो, उसमें विचारधारा को हम अलग कर दें, वो संश्लिष्ट होता है। कविता में वो संश्लिष्ट रूप में आता है, वो लाउड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत लाउडली नहीं आना चाहिए, अंडरटोन के रूप में आनी चाहिए, प्रच्छन्न रूप में आनी चाहिए। लेकिन उसमें जो भाव विन्यास है, जो रागात्मक बोध है, सौंदर्य है, वो तो होना चाहिए। कविता आत्मसत्य की लय अभिव्यक्ति है और कविता जीवन की आलोचना है। एक बात मैं और यहाँ रेखांकित करूंगा कि हर कवि प्रकारांतर से आलोचक होता है। हर कवि आलोचक होता है क्योंकि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। पोएट्री इज अ बटन क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो हम जीवन और जगत की आलोचना करते हैं, समय और समाज की आलोचना करते हैं, उन लोचनों से देखते हैं। कवि आलोचना करता है और आलोचक उस देखने को देखता है लेकिन अपने देखने को नहीं देख पाता। वो कविता की तो आलोचना करता है, समय और समाज की तो
आलोचना करता है, लेकिन अगर उसकी आलोचना हो जाती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश हिंदी में कम विकसित हो पाया। इस दृष्टि से मैं राजेंद्र यादव से हमेशा सहमत रहा, उनसे वैचारिक संघर्ष करता रहा और मतलब लड़ता रहा उनसे। लेकिन एक बात तो उनकी मैं तारीफ करता हूं कि हंस में एक लोकतांत्रिक परिवेश था और असहमतियों को भी वो स्वीकार करते थे और सम्मान देते थे, छापते थे। इस तरह का एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश कि हमारा विरोधी भी है, दुश्मन दुश्मन तो खैर यहाँ पे होता नहीं है, वैचारिक विरोधी है, तब भी उसकी कविता का जो सौंदर्य है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको रेखांकित करें। और अपना मित्र भी है, अगर उसकी कोई कुछ कविता में कुछ न्यूनताएं हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, तो उनका रेखांकन, उनको इंगित करना, इशारा करना, भले सांकेतिक व्यंजना के माध्यम से, लेकिन वो परिहार्य है। और उसी आलोचना का भविष्य, जो मुखापेक्षी आलोचना है, जो केवल अखंड कीर्तन करती है, केवल प्रशंसा या स्तुति गान के लिए लिखी जाती है, या खुश करने के लिए, या कोई लोभ या लाभ की दृष्टि से, क्योंकि आज तो बाजारवाद का युग है ना, स्थापित होना है, पुरस्कार पाना है, बहुत सारे अंतर्निहित प्रच्छन्न कारण सक्रिय और गतिमान रहते हैं पीछे पृष्ठभूमि में। तो इस तरह से प्रेरित होकर के लेखन अगर है, जो भावों की उमड़ाव को, जो बरबस भीतर से एक दबाव आता है कि नहीं मुझे लिखना ही है, उसके बगैर हम जो एक वर्क की तरह लिखते रहते हैं, टेबल वर्क की तरह, नंगे तलवों जमीन पर चलने के बाद जो अनुभूति है, जो महसूस करते हैं धरती को, उस तरह से हम कविता नहीं लिखते। तो आज त्वरा और त्वचा की धुरी पर नाचती धरती या ग्लोब की जो समस्याएं हैं, समय की जो जटिलताएं हैं, उनको स्वर देने का काम, और जो उनको स्वर दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम ये आलोचना को करना चाहिए। क्या इस तरह की प्रवृत्तियों को जन्म देने में संपादकों, पत्रिकाओं, संस्थाओं, संयोजकों, आयोजकों आदि की भी कोई भूमिका है? इस तरीके के जो आलोचक हुए हो या हो रहे हैं या होते जा रहे हैं, इस तरीके के जो रचनाकार हुए या हो रहे हैं या होते जा रहे हैं, जो प्रशंसा बोध से ग्रसित हैं, इनको बढ़ाने में पत्रिकाओं, संपादकों, व्यवस्थकों, संयोजकों, खासकर जब आप पत्रिकाओं के नाम लेते हैं तो आप बड़ी पत्रिकाओं को भी देख सकते हैं। जब आप संयोजकों का नाम लेते हैं तो उसमें साहित्य अकादमी आज से लेकर के ये जो युवा महोत्सव करवाते हैं, अशोक वाजपेयी वगैरह, ये सब भी आ सकते हैं कि जहां थोड़ी सी विरोध देखते हैं, उन युवाओं को आमंत्रित करना या उनको प्रोत्साहित करना ही बंद कर देते हैं। तो इन तरीके से घेरा है। युवा महोत्सव में इतने लोग ही हर बार दिखाई देते हैं, साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में ही उतने ही चेहरे हर जगह बोलते हुए दिखाई देते हैं, या इस तरीके की जो अन्य अव्यवस्थाएं हैं। तो अकादमियों में जो योग्य नेतृत्व न होने की वजह से सारे के सारे प्रोजेक्ट डम पड़े हैं। युवाओं के जो खोजने की प्रतिबद्धताएं कभी किसी पत्रिकाओं में हुआ करती थी, वो इधर बंद सी पड़ी है, वही चेहरे बार बार पब्लिश हो रहे हैं। तो इन सब को लेकर के क्या विचार करते हैं आप? कभी कभी कैसा सोचते हैं, ये लोग क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्यों नहीं इधर जागृत हो रहे हैं? ऐसा कभी सोचते हैं सर? जी, एक बहुत अच्छा सवाल कभी हमने इंटरव्यू लेते समय विद्यानिवास मिश्री से पूछा था जी कि आज पत्रिकाएं रचना के कद के हिसाब से नहीं, रचनाकार के कद के हिसाब से रचनाओं को छापती है, ऐसा क्यों? जी, ये मैंने उनसे पूछा था कि रचना का कद अगर बड़ा है, भले छोटा रचनाकार है, तो उसको छापना चाहिए, और अगर रचना का कद बड़ा नहीं है तो भले बड़ा रचनाकार हो, उसको खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन यह तो चलिए एक गहरी बात हो गई, एक अलग पहलू है। लेकिन निश्चित रूप से चाहे वो आयोजक संयोजक हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, और चाहे आज का सोशल मीडिया का या लाइव मंच हो, उन सबके अपने रिजर्वेशन हैं, अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। और प्रतिबद्धताएं तो दूर, अपनी स्तुति से परे हट करके या अपना विरोध अगर कोई करता है तो उसको स्वीकार न कर पाना, बात ये सबसे ज्यादा सहिष्णुता की और असहिष्णुता की करते हैं, दक्षिणपंथियों की असहिष्णुता की। लेकिन ये शायद सबसे अधिक असहिष्णु,
आप देखें, ये आम आदमी की चर्चा भी खास बनने के लिए करते हैं, आम आदमी की चर्चा करते हैं, भूख पर कविता लिखते हैं, उपवास का कोई अनुभव नहीं, चना का पौधा भी नहीं जानते होंगे, मजदूरों की तरफ बोझ ढोना तो बहुत दूर की बात है, धूप में शायद थोड़े जले भी नहीं होंगे, लेकिन कविताएं पार कर पेन से मजदूरों पर कविताएं लिखेंगे। तो ये जो विसंगति है, एसी में बैठकर और कविता मजदूरों पर लिखेंगे, किसानों पर लिखेंगे, किसान जीवन का कोई अनुभव नहीं। तो इस तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन अब उन्हें कवि ही नहीं महाकवि माना जाना चाहिए। अच्छा, कुछ पत्रिकाओं के संपादकों की भी अपनी रुचियां होती हैं, अपनी विचारधाराएं होती हैं। आप अगर देखें, मैं कालक्रम के बोध को देखूं, तो जिस वागर्थ में प्रभाकर शुक्ल जी थे, मुझे छापते रहे, एकांत श्रीवास्तव थे वागर्थ में, छापते रहे। आज शंभूनाथ सिंह जी नहीं छापते, रचनाएं जाती हैं, वो पढ़ने से पहले ही अस्वीकार हो जाती हैं, घंटे भर के भीतर आ जाता है अस्वीकृति, जबकि महीने भर के भीतर आना चाहिए। तो इसका मतलब समझ चुके हैं विचारधारा, और देखते ही कुछ भी लिखा हो, वो मुझे देखते हैं, मेरे लेख को देखते ही नहीं, लेखन को देखते ही नहीं। तो ये जो रिजर्वेशन हैं, ये साहित्य का नुकसान कर रहे हैं, साहित्य को क्षति पहुंचा रहे हैं। खैर, शंभूनाथ जी तो स्थापित हो चुके हैं, उनकी तो कोई क्षति नहीं होनी है, लेकिन क्षति वागर्थ में अच्छी रचनाएं नहीं आएंगी, श्रेष्ठ रचनाएं नहीं आएंगी। अभी रविंद्र कालिया के समय तक बहुत अच्छी पत्रिका वागर्थ भी और नया ज्ञानोदय भी निकलती है। प्रभाकर श्रोत्री तो मुझे लगता है कि धर्मयुग के बाद, धर्मवीर भारती के बाद शायद इतना बड़ा संपादक मेरी दृष्टि में नहीं हुआ। नंदकिशोर नवल ने भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन अक्षरा, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी में पहुंचकर और भोपाल में फिर पहुंचे हैं पूर्वाग्रह, अशोक वाजपेयी वाली पत्रिका का, जिस पत्रिका को उन्होंने छुआ भारत की तरह, उसको लोहे को भी सोना बना दिया। इतना स्तरीय समावेशी दृष्टि थी उनकी, उस सब तरह की रचनाशीलता, दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों आत्मीयता और जुड़ाव महसूस करते थे। तो इस तरह का व्यापक फलक नहीं होगा, हमारी उदार दृष्टि नहीं होगी, हम संकीर्ण मानसिकता के होंगे। तो साहित्य सृजन का लक्ष्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। कि शब्द संस्कृति भी क्या केवल उस बाजारवाद का हिस्सा है, जैसे हम कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, वैसे ही लेखन भी एक प्रोफेशन, मिशन नहीं प्रोफेशन बन गया। और बैठ करके आदमी एक दबाव में लिख रहा है, तनाव में लिख रहा है, उसे लिखना ही है, वर्क है वो, ये नहीं कि जो भीतर का आनंद उन्मेष है उसके तहत वो लिख रहा है, ऐसी भीतरी मांग के तहत वो स्वतः स्फूर्त लेखन नहीं है, फरमाइशी लेखन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अकादमियां हैं। हाँ, अकादमियों में सही कहा आपने, वही चेहरे, पत्रिकाओं में भी वही चेहरे। पहल जैसी पत्रिका के संपादक ज्ञानरंजन पर भी मैं आक्षेप ये लगाता रहा हूं। ज्ञानरंजन जो कमजोर रचनाएं हैं, वामपंथी मानसिकता की हैं, तो उसे छाप दिया, और अगर वो परंपरागत चेतना की कविता है, उसमें चाहे कितना भी उत्कर्ष हो तो उसको नहीं छापेंगे। और ऐसी चीजें, उदय प्रकाश बड़े स्थापित कवि और कहानीकार हैं, उदय प्रकाश की का एक लेख मैंने पढ़ा था, खाते पीते सुअरों के इस देश में, पहल की रचना की बात कर रहा हूं, पहल के लेख की बात कर रहा हूं, खाते पीते इस सुअरों के देश में शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा था। मैं उदय प्रकाश जी से पूछता हूं कि क्या आप इस देश में नहीं रहते? एक यक्ष प्रश्न है, तीखा सवाल है कि क्या उदय प्रकाश जी इस देश में नहीं रहते? वो किसी इंग्लैंड ब्रिटेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं क्या, रूस में रहते हैं क्या? उनकी आंख का जन्म ब्रिटेन या रूस में हुआ होगा, लेकिन वो रहते तो भारत में जी। तो क्या यह टिप्पणी उन पर लागू नहीं होती? ये कोई भाषा है, गाली गलौज की भाषा, ये साहित्य की भाषा नहीं होनी चाहिए। साहित्य में यथार्थ प्रच्छन्न या अंतर्व्याप्त रूप में आना चाहिए। डॉक्टर रामदास मिश्र जी कहते हैं कि नवगीत साहित्य को हमारे संपूर्ण समय को समेटने में समर्थ नहीं। मैं कहता हूं कि ठीक है, नवगीत का ये लक्ष्य भी नहीं है तो हमारे संपूर्ण समय को समेट ले। वहां यथार्थ प्रच्छन्न रूप में आता है, वो हार्वेस्टर नहीं है, वो गेहूं की खेती नहीं जिसको हार्वेस्टर से काटा जाए, वो तो गुलाब की गंध है जिसमें खेत खलिहान की महक मिली हुई है, वो गुलाब की गंध है। समय को क्यों पूरा समेटा जाए? तो निश्चित रूप से यथार्थ अंतर्व्याप्त या प्रच्छन्न रूप में आना चाहिए। विद्यानिवास मिश्र जी का एक बहुत सार्थक कथन मुझे याद आता है कि यदि
हमारे शरीर में जो कुछ है, जो कुछ घट रहा है, उस सबको बाहर ले आकर निकाल दिया जाए, तो दिन भर कौओं और कुत्तों को भगाते बीतेगा। ये हमारा अंतर यथार्थ। हमारे भीतर कितना कलमश है, कितनी गंदगी है, उसको निकाल के अगर हम बाहर रख दें, तो कौओं और कुत्तों को भगाते बीतेगा पूरा दिन। निश्चित रूप से अति यथार्थवाद से हमारी जन्म कुंडली मेल नहीं खाती। और रचना का एक सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, विधेयात्मक दृष्टि उसमें विनियोजित या अनुस्यूत होनी ही चाहिए। अगर रचना कुछ निर्माण नहीं करती, केवल ध्वंस करती है, अरे ध्वंस का पथ भी हम पार करते हैं निर्माण ही के लिए। डिकंस्ट्रक्ट आप कीजिए, विखंडन आप कीजिए, ध्वंस आप कीजिए, लेकिन निर्माण क्या कर रहे हैं? और आप देखिए, जो क्रांतिकारी होते हैं अक्सर निर्माण का दायित्व दूसरी पीढ़ियों पर सौंप जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो कला नहीं होती। मुझे भी लगता है कि जो मार्क्सवादी चेतना के लेखक हैं, उनके पास ध्वंस की दृष्टि तो है, लेकिन उस ध्वंस पर जो निर्माण होना चाहिए, जो शिलान्यास होना चाहिए, वह दृष्टि तो उन्हें परंपरा से ही आयत्त करना पड़ेगा। और अपने क्लासिक्स को नकार करके हम किस क्लासिक का निर्माण कर पाएंगे? ठीक है, हम पढ़ेंगे शेक्सपियर को, पढ़ेंगे हम कालिदास को, पढ़ेंगे हम तुलसीदास को, पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद को, पढ़ेंगे दिनकर को, पढ़ेंगे और उन्हें भूल कर लिखेंगे, क्योंकि उनकी परछाइयों से भी मुक्त होना, अपने को तोड़कर भी रचना है। जैसे धर्मवीर भारती कनुप्रिया का सृजन करते हैं, अंधा युग के बाद वो कनुप्रिया का सृजन करते हैं, तो अपने को तोड़कर दूसरे ढंग से रचते, एक नई जमीन तोड़ते हैं। तो ये हमें करना है। लेकिन जो श्रेष्ठ साहित्य होता है, क्लासिक्स होते हैं, उनके कौन से गुण हैं, उनके भीतर उनकी अंतस चेतना, उसका शिल्प विधान कैसा होता है, यह बिना जाने, बिना इस अनुभव से गुजरे हम आज के आधुनिक युग के, उत्तर आधुनिक युग के किसी क्लासिक का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अच्छा, साहित्य में तुलनात्मक समीक्षा भी चलती है। अब देखिए मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट पढ़िए। जो मिल्टन अपने अंधेपन पर आंसू बहाते रहते हैं और ईश्वर को और पूरी दुनिया को कोसते रहते हैं, ईश्वर को और पूरे जगत को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते। सूरदास ने भी संसार की तरफ से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपने इष्ट देव के प्रति, कृष्ण के प्रति कभी उपालंब या शिकायत से नहीं भरते कि हे ईश्वर तूने आंखें नहीं दी, बल्कि उनके प्रति एक साधुवाद और उनकी महिमा की स्वीकृति और उनके प्रति अहोभाव से भर जाना। तो कहीं न कहीं दृष्टि विन्यास का यह अंतर है कि नहीं है, कि यहाँ अंधेपन के प्रति कोई शिकायत नहीं, अपने इष्टदेव या आराध्य या समाज से या प्रभु से कोई शिकायत नहीं। तो ये एक उदात्त चेतना है, और निश्चित रूप से निरंतर इसी उदात्तता का अन्वेषण, सत्यान्वेषण, उदात्तता की खोज, यह कविता का लक्ष्य है। वह हमारे जीवन को अगर संस्कारित नहीं करती, उदात्त नहीं बनाती, वृत्तियों का उन्नयन नहीं करती, तो फिर कविता किस काम की है? उस कविता का कोई मूल्य नहीं, वो दो कौड़ी की कविता। राशि आवाज नहीं आ रही है, उधर से आवाज नहीं आ रही। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो उधर से, हाँ इधर से तो जा रही, उधर से आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब ठीक है सर? हाँ जी, अब आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही थी। अगर अगर भक्ति काल से लेकर आज तक, जी, भक्ति काल की रचना प्रक्रिया से लेकर आज तक की हिंदी कविता में जी, श्रेष्ठ 11 कवियों का चयन करना हो, मात्र 11 कवियों का, तो आप किनको रखना चाहेंगे? एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइएगा। मतलब ये कि छोटा सा प्रश्न है कि भक्ति काल से लेकर के जी, आज तक के श्रेष्ठ 11 कवियों का चयन अगर आपको करना हो जी, एक आलोचक के तौर पर, जी, तो आप क्या करेंगे? क्या नाम लेना पसंद करेंगे? देखिए, अगर एकादश कवियों या कवि एकादशी का चुनाव करना हो, तो यह तो बहुत कठिन विषय हो जाएगा, और जी, इसमें से बहुत सारे
श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठतम को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर भी जी जो दूर से शिखर नजर आते हैं एवरेस्ट और गौरी शंकर की तरह, तो एक बृहत्तर संदर्भ में अगर हम देखें या यूं कहें कि हम किसी उपग्रह से धरती को देखें ऊंचाइयों से, या हिमालय की ऊंचाइयों से जीवन जगत को देखने परखने का प्रयास करें, तो हिंदी में सबसे पहले मुझे नाम लेना पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास। यद्यपि और पीछे जाए तो विद्यापति आते हैं, लेकिन आपने भक्ति काल के संदर्भ में बात की, और विद्यापति का बड़ा प्रभाव सूरदास पर है, जयदेव का प्रभाव विद्यापति पर है, तो एक पूरी परंपरा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जैसी भी अति महत्वपूर्ण कवि, कविता की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, हालांकि कबीर में भी देखें तो बहुत सारे काव्यात्मक अंश हैं। चींटी के पग नेवर बाजे सो साई सुनता है, जैसे ज्ञानेंद्रपति सुबह सुबह उठकर चारपाई के पायों में लगे रात के रंग को देख लेते हैं, उसी प्रकार कबीर चींटी के पैरों में बांधे हुए पायल या नूपुर या घुंघरू की आवाज भी सुन लेते हैं। नैनांतरियाओ तू ज्यों हो पलक झपे ना हाँ देखा और तू ना तुझ देखन दे। तो बहुत सारी उन्हीं बदरिया परिगौ संझा अगुआ भूले बनखन मंझा, इस तरह की जो कविताएं हैं, फुलवा भार न सही सके कहे सखिन सो रोए ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों गरुआ होए, तो काव्यात्मक अंश भी प्रभुत मात्रा में है। लेकिन कबीर मूलतः आध्यात्मिक चित्तवृत्ति के संत है। तो कविता के उत्कर्ष की दृष्टि से जब हम देखें तो निश्चित रूप से हमें गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेना पड़ेगा, जयसी का नाम लेना पड़ेगा, सूरदास का नाम लेना पड़ेगा, और कबीर को जोड़े तो चार स्तंभ तो यही हो गए। और उसके बाद अगर हम सीधे छायावाद में आते हैं, क्योंकि कविता का जो उत्कर्ष है भक्ति काल के बाद रीति काल में बहुत सारे लोग हैं। केशवदास ने भी महाकाव्य लिखा, रामचंद्रिका लिखा, घनानंद वगैरह है, बिहारी है, बिहारी को भी लेना पड़ेगा, बिहारी को हम नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम आते हैं, सेनापति ने भी प्रकट चित्रण वगैरह किया, लेकिन वो गौण है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, मुझे लगता है कि संपूर्ण आधुनिक युग में अगर देखें तो कामायनी महत्तम प्रबंधात्मक काव्य कृति है, और उससे बड़ा बल्कि रामचरितमानस के बाद से अगर कहें तो दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी, शायद जैसी तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद तक 6 कवि हो गए आपके। हाँ, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा प्रभाव है उन पर, और बहुत उदात्त कविताएं लिखी हैं उन्होंने, मैं नहीं भाई दुखी बनी। तो महादेवी वर्मा, इसके बाद दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को हम नहीं छोड़ सकते, और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे को कैसे छोड़ सकते हैं, अज्ञे को नहीं छोड़ सकते। कितने कवि हो गए? 11 कवि हो गए। नहीं, 11 हो गए, 11 नहीं हुए, 4 हो गए, 4 भक्ति काल के, 1 रीति काल के, 4 1 5 हो गए, 4 छायावाद के, 5 4 9 हो गए, 1 दिनकर और 1 अज्ञे, 11 हो गए। और अगर 2-3 और अपरिहार्य आज के कवि पीछे से काटना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये जो नई सदी की हिंदी कविता का दृष्टिबोध आलोचना पुस्तक आई है, इसमें जो लेख शामिल हैं, जो कवि शामिल हैं, जिन पर आपकी आलोचना दृष्टि पड़ी है, जिनका मूल्यांकन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, और ये कि जिन पर आलोचक का दृष्टिपात थोड़ा भयानक अंदाज में भी हुआ है, उनके चयन और प्रस्तुति का पैमाना क्या था? अगर ये हम जैसे आलोचक जो नए आ रहे हैं उनको जानना हो, तो क्या पैमाना रहा चयन का और क्या पैमाना रहा प्रस्तुति का? देखिए, सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। एक तो यह हो सकता था कि हम पहले से योजना बनाएं, एक संकल्पना हो कि नई सदी की हिंदी कविता पर लिखना है, पुस्तक लिखनी है, तो उसका प्रारूप अलग होता। नई सदी की हिंदी कविता को ही केंद्र में रख करके अगर हमने लिखा होता तो वो प्रारूप एक अलग होता,
बहुत सारी चीजें इसमें छूट गई। असल में समय समय पर समय का सहचर बन करके और जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे, उनकी जिन लोगों की रचनाएं मुझ तक आ सकी, उन पर लिखता रहा, लेखन करता रहा। उसमें अधिकतर समकालीन थे, अपने समय के थे। समकालीन का मतलब उसमें 3 पीढ़ियां सक्रिय थी, जैसे केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण सिंह, नरेश मेहता, ये लोग भी हम लोगों के समय में रहे। और नरेश मेहता के महाप्रस्थान पर इस किताब में चर्चा है, कुंवर नारायण पर 2 लेख हैं, और ये केदारनाथ सिंह पर भी आर्टिकल है। तो ये क्लासिक्स हैं, लेकिन ये पिछली पीढ़ी के हैं, पुरानी पीढ़ी के हैं। इन पर भी लिखा है और गहराई से, गंभीरता से बड़े सर्जनात्मक लेख हैं, सर्जनात्मक आलोचना है। उसके बाद जो पीढ़ी हम लोगों से थोड़ी सी वरिष्ठ है, जैसे अरुण कमल जी हैं, ज्ञानेंद्र पद जी हैं, राजेश जोशी वगैरह की पीढ़ी आती है, मंगलेश डबराल की। तो एक पीढ़ी ये हो गई, उसमें ज्ञानेंद्र पति और अरुण कमल पर भी हमने लिखा। और दोनों के बीच की जो पीढ़ी अशोक वाजपेयी हैं, उन पर भी लिखा। स्मृतियों का कोलाज, अरुण कमल की किताब पर लिखा, जिंदगी के बोझ से ढकी आंखों का सपना। तो ज्ञानेंद्र पद पर 2 लेख हैं, गंगा तट पर और संशयात्मा पर। तो यह जो पीढ़ी है उस पर भी लिखा। अपने जो हम उम्र समकालीन है, वो लोग जो लिखते रहे, उनकी जिन कविताओं में दमखम दिखा, उन पर मैंने लिखा। और हमारे बाद की जो पीढ़ी है, उसमें भी, जैसे मैंने सुशोभित सावत का नाम लिया, नीलेश रघुवंशी की कविताएं हमें पसंद है, हालांकि वो बहुत कनिष्ठ नहीं है। तो जिन भी लेखिकाओं की, बाउशा कोहली हैं, पल्लवी त्रिवेदी हैं, स्त्री लेखिकाओं की अगर हम बात करें, और तो निर्मला पुतुल है किसी हद तक, हालांकि उनमें सपाट बयानी ज्यादा है। तो जहां भी रचनाशीलता लगी, समझ में आई, सुभाष राय जी हैं, अपने समय के रंजीता वर्मा फलक हैं, अपने समय प्रेम पर कविताएं लिखी, जिस प्रेम और प्रकृति को निर्वासित कर दिया था प्रगतिशील कविता ने। तो ऐसे लोगों पर भी दृष्टि गई, गजलों पर गई, गीतकारों पर मैंने लिखा है। गजलकार देवेंद्र आर्य जैसे लोग हैं, शिवम अंबर जैसे लोग हैं, उनकी गजलों पर मैंने लिखा है। और सबको अपनी दोनों भुजाओं से कहा है, कोशिश की है समेटने की। तो ये योजनाबद्ध ढंग से किताब नहीं लिखी गई, किंतु जब मैंने देखा सरसरी तौर पर सिंहावलोकन किया, तो यह तो लगा ही कि जो लिखने और छपने का सर्वाधिक सघन समय है, वह 21वीं शताब्दी का ही रहा। 2000 से ज्यादातर छपते तो पहले भी रहे, लेकिन 2000 के बाद से छपाना सघन हो गया। तो लेखन का जो दौर है, उसमें जो रचनाएं तीनों पीढ़ियों की आती रही, उन पर मैं लिखता रहा और पत्र पत्रिकाओं में छपता रहा, वह आलेख इसमें समाविष्ट हुए। फिर मुझे लगा कि अगर इसको नई सदी की हिंदी कविता के दृष्टिबोध इसीलिए नाम दिया कि नई कविता के सारे कवियों को समेट सकना संभव नहीं है, और शायद मेरा संज्ञान भी उतना व्यापक नहीं है। तो फिर मैंने पूरक आर्टिकल लिखा, बांसुरी की आंख से टपका आंसू, नई सदी की हिंदी कविता, बांसुरी की आंख से टपका आंसू। और जो छूटे हुए कवि हैं, उनको भी मैंने इसमें एक प्रवृत्तिगत अन्वेषण, प्रवृत्तियों के की खोज या आविष्कार के संदर्भ में उनको मैंने इसमें समेटने की कोशिश की। जो चीजें छूट गई, उनको स्त्री विमर्श, जो लेखिकाओं का संदर्भ छूट गया, वैसे उसमें भी लेखिकाएं भी आई हुई हैं, किंतु जो छूट गए उनको स्त्री विमर्श के ऑपरेशन में, उसकी शल्य चिकित्सा में हमने उसको जोड़ लिया। दलित विमर्श की जो विडंबनाएं हैं, विसंगतियां हैं, अंतर विरोध हैं, उन पर भी एक आर्टिकल हमने पूरक रूप से लिखी। उत्तर आधुनिकता का निषेध नहीं शीर्षक से भी हमने अपने समय को समझने की कोशिश की है, और उसकी जो उसमें पाश्चात्य दृष्टिबोध जो अनुस्यूत है, और अपने भौगोलिक संदर्भ में हमारी भारतीय उत्तर आधुनिकता का आविष्कार हम कैसे कर सकते हैं, उसको हमने देखने परखने की कोशिश की। आलोचना के कविता के नए प्रतिमानों की खोज करते हुए नामोर सिंह की पूरी पुस्तक 2-3 बार पढ़नी पड़ी, 2-3 आर्टिकल्स भी उसमें लिखी गई, उनका एक समावेश है इसमें पुनर्नवालोचना करके। और उसी रास्ते से गुजरते हुए आज की जो आलोचना है, और बहुत उत्कृष्ट आलोचना लिखी जा रही। एक बार कमलेश्वर और नामोर सिंह जी हिंदुस्तान में आमने सामने,
कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि जो प्राइमरी बोध है वो भी रचना का आलोचना का प्राइमरी पैमाना भी नहीं है आज की आलोचना में, जबकि नामोर सिंह स्वीकार करते हैं कि खूब अच्छी आलोचना लिखी जा रही है। मैं और उसमें जोड़ना चाहता हूं कि आलोचना बहुत उदात्त और उत्कृष्ट भी लिखी जा रही है और नामोर जी से आगे की आलोचना लिखी जा रही है। आप विजय कुमार को पढ़ें, जयप्रकाश को पढ़ें, ओम निश्चल को पढ़ें, अजय तिवारी को पढ़ें, और भी कई आलोचक हैं। उनको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है भाषा काफी आगे बढ़ गई। जैसे एक कविता निराला लिखी कुकुरमुत्ता पर, कुकुरमुत्ता और गुलाब के कंट्रास्ट को लेकर लिखा, अबे सुन गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर खिला रहा कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता पर उन्होंने कविता लिखी और उसको सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बनाया। लेकिन ज्ञानेंद्र पंत जब उसी कविता पर, कुकुरमुत्ता पर जब कविता लिखते हैं तो उसको सबाल्टर्न, उसको पूंजीपति वर्ग का प्रतीक बनाते हैं और कहते हैं पत्नी से ले आकर के ये घूर पर उगा हुआ नहीं है, यह मशरूम खास ढंग से उगाया हुआ मशरूम है, अभिजात किस्म का मशरूम है और इसे तुम पकाओ नहीं तो मैं कच्चा चबा चबा जाऊंगा, इसे पकाओ जल पकाओ नहीं मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तो वो गौरांग कुकुरमुत्ता गुलाब का गोतिया है, वहां वो गुलाब का गोतिया बनकर आता है, पूंजीवादी पक्ष का ही प्रतीक बनकर के आता है। तो ये कविता आगे बढ़ गई, कुकुरमुत्ता पर ही चर्चा को उन्होंने आगे बढ़ाया और विकसित किया और आज की उत्तर आधुनिक चेतना को उसमें करते हैं। उसी प्रकार आलोचना को भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी भाषा आलोचना में आई है, जो शीर्ष के आलोचक हैं, शिखर के आलोचक हैं। लेकिन यहाँ एक रचनात्मक विडंबना, कविता विचारों के सरलीकरण की बात नहीं कर रहे, कविता में सहज या सरल भाषा पर उनका बहुत जोर है, बलाघात है कि नहीं कविता की भाषा सहज होनी चाहिए, और कविता की भाषा सहज होते होते सपाट हो गई। आलोचना की भाषा इतनी उत्कृष्ट, इतनी उदार, और कविता की भाषा सहज होनी चाहिए, ये विडंबना क्यों भाई? क्या आप आलोचना या कहानी को केंद्र में लाने के लिए कविता को आप उसका उल्लेख करना चाहते हैं, वो उसका पतन हो, गड्ढे में चली जाए? तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हम संस्कृत के शब्दों को संग्रहालय की वस्तु बना दें? अपनी ही परंपरा के बहुत सारे लोग हैं जिनको परंपरागत शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दकोश समृद्ध नहीं है, कवि हो चले, उनसे एक एक शब्द के भीतर निहित अर्थ संवेदना के बारे में पूछा जाए, या उसके जो परंपरागत अर्थ। केदारनाथ सिंह जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब हम कलम की नोक पर पूरी परंपरा का बोझ संभाल कर लिखते हैं तो परात्पर कविता संभव होती है। कमल की नोक पर पूरी परंपरा का बोझ संभाल कर लिखते हैं तो परात्पर कविता संभव होती है। तो न जाने कितने अर्थ चिपके हुए हैं कविता में, शब्दों का अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच होता रहता है। जैसे कभी मृग शब्द पूरी पशु जाति का बोधक था, केवल हिरण के लिए रूढ़ है। तो निश्चित रूप से जो बहुत सारे अर्थ संदर्भ बहुलता उसके साथ अनेक स्तरों पर जुड़ी रहती है, उसका जो परंपरागत सम्यक ज्ञान नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो हम गहरी कविता कैसे लिख पाएंगे? उथली सतही रचनाएं लिखते रहेंगे जब परंपरा का गहरा बोध नहीं है। परंपरा का अतिक्रमण करते हैं, निषेध नहीं करते हैं। परंपरा का अतिक्रमण तो होना चाहिए लेकिन निषेध नहीं होना चाहिए। और आज बहुत सारा जो लेखन है वो यही काम कर रहा है, और इसलिए हम दो खेमों में बटे। ये खेमों में जो बटाव है, अलगाव है, पत्रिकाओं में भी सबके अलग अलग मंच है, सबकी अलग अलग रुचियां हैं, सबके अलग अलग दायरे हैं, सबके अलग अलग लेखक हैं, संपादक। तो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो वर्गीकरण हुआ है, यह निश्चित रूप से घातक है और फिर से एक विराट संयोजन होना चाहिए। बिखराव का संयोजन यही कविता का दायित्व भी है और यही आलोचना उसको पुरस्कृत भी करती है। तो एक जो अंतिम सी बात है वह ये कि ठंडी का मौसम तो चल ही रहा है जी। तो घूमना फिरना तो ज्यादा होना नहीं होगा जी। और व्यंजन वगैरह घर पे बनते ही हैं। ठंडी का मौसम बेसिकली खाने पीने सोने के लिए बेहतर होता है मेरे ख्याल से जी। तो आप कर क्या रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए नई सदी की हिंदी कविता का दृष्टिबोध तो पब्लिश हो चुका है, लोगों के बीच पहुंचने लगा है, इस पर जल्दी ही कुछ व्यापक चर्चाएं भी होने वाली हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। जी। तो पाठकों का, जो आपके पाठक हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों रचनात्मक मानसिकता में क्या उठापटक चल रही है।
कोई नई कृति आने वाली है, कोई नई कविता आने वाली है, या निबंध वगैरह का क्षेत्र एकदम उपेक्षित पड़ा है। खास करके जब जी, पिछले दिनों हमसे आपसे बात हुई थी तो ललित निबंध को तो जैसे लोगों ने कोमा में ही डाल दिया है। जी, वैचारिकता को लेकर के जो सबसे बड़ी विसंगत की बात यह है कि जो वैचारिक रूप से समृद्ध बनाती थी ऐसी विधा निबंध, जी, उसको इतने हाशिए पर ढकेलते जा रहे हैं कि जी, आलोचक को तो मैं कभी-कभी चश्मा लेकर खोज रहा हूँ फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इधर आप देखें तो वो जो कथेतर गद्य है, जैसे यात्रा साहित्य हो गया, संस्मरण हो गया, डायरी हो जी, गई, इधर डायरी में कुछ बेहतरीन आई है। जी, इन विषयों को, इन विधाओं को लेकर के बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि साहित्य के बाजार में इस तरीके के ना तो दुकानदार दिख रहे हैं, ना तो खरीदार दिख रहे हैं। तो जी, सवाल उन पर है कि जो इतना समृद्ध पिछले वर्षों में जो काम हुआ है, या आज जी, भी जो इतनी उपेक्षा के बावजूद भी जीत लिए रचनारत हैं, उनको जी। प्रकाशन में लाने के लिए क्या कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है आपके, या क्या कुछ ऐसा कभी आप सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? अगर कुछ भूमिका बन रही है तो क्या बन रही है? अगर नहीं बन रही है तो नया क्या चल रहा है दिमाग में, आपके रचनात्मक दिमाग में? क्योंकि दिमाग मामूली दिमाग तो नहीं है, जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ। एक सक्रिय और निरंतर सक्रिय मानसिकता है। उस सक्रिय मानसिकता के माध्यम से साहित्य जगत क्या पाना चाहता है, हम इसको जानना चाहते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि नया एक बार क्या? एक बार आवाज जा रही है ना? एकदम, एकदम, अब आप नवीन होकर आए। बीच में जी, थोड़ा व्यवधान हो गया था। ये ठीक है, अच्छा है। व्यवधान आ गया था। आप का प्रश्न पूरा हो गया? हाँ, तो कब का हो गया? तो ठीक है। बस। हाँ, बीच में हम भी अंतर्धान हो गए थे। तो देखिए, एक बात मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अ, दलित आँखों की लालिमा का संक्रमण बस्ती को बीमार न बना दे, इसलिए शायद हाँ, विद्यानिवास मिश्र ललित की सृष्टि करते रहे। हाँ, लालित्य से आज बहुत चिढ़ हो गई है लोगों को, चाहे वो ललित निबंध हो, चाहे ललित कविताएं हो, भाषिक संचेतना का लालित्य हो, कहीं भी अगर लालित्य आता है, औदात्य आता है, उदात्तता आती है तो उसको अभिजात कहकर नकार दिया जाता है। जैसे अभिजात होना कोई गाली की वस्तु है। होना सभी अभिजात चाहते हैं। चाय जी, बेचने वाला भी प्रधानमंत्री होना चाहता है, लेकिन वो अभिजातपन को गाली देगा। ये बड़ी समस्या है भाई। क्यों? क्या पिछड़ेपन को हमें पुरस्कृत करना चाहिए? आखिर दलित को भी तो उदात्त बनना है, श्रेष्ठ बनना है, पिछड़े को भी तो आगे जाना है। लेकिन लालित्य से बहुत चिढ़ है, और जीवन को समग्रता में ग्रहण करना, क्योंकि जीवन में सत्य भी है, असत भी है। तो समग्र जीवन बोध के अध्वर्यु कैसे बने, ये एक बड़ी चुनौती है। हम लालित्य से क्यों, चाहे भाषा का लालित्य हो या किसी भी चीज का लालित्य हो, उससे उसके प्रति एक वितृष्णा या वैराग्य की जो स्थिति आज दिख रही है, इसीलिए नवगीत उपेक्षित है। और नवगीत को हाशिए पर डाल देते हैं, गीत गाने की तरह उसको एक आनुषंगिक रूप में लेने की या गौण रूप में लेने की एक प्रवृत्ति बन गई, या गजल। जबकि वह देखा जाए तो सच में कविता की जो परंपरागत चेतना है उसका निर्वहन वही करती है, संवाहक वही है, लेकिन वो हाशिए पर है। ललित निबंध आज हाशिए पर है। वैसे तो अव्वल तो ललित निबंधकार लिखने वाले भी छीज रहे हैं, लेकिन लिखने वाले हैं भी तो आलोचक उधर दृष्टि निक्षेप नहीं करता। ये एक बड़ी बात है कि पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि जो कविता की ज्यामितीय संरचना है, उसमें भूख या पेट को कितनी जगह घेरनी चाहिए, ये बात भी नहीं समझ पाते कि कविता का पेट आज इतना लंबा क्यों हो गया, इतना बड़ा क्यों हो गया, कि और सारी चीजें सौंदर्य परक जो विन्यास है और सारी चीजों को अपदस्थ या विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से समाज का जो शोषित, वंचित, गरीब, दलित, पीड़ित वर्ग है,
उसकी पीड़ा को स्वर देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। किंतु एक जो जीवन का पक्ष है, प्रेम है, प्रकृति है, सौंदर्य है, ये सारी चीजें भी तो जीवन का सहज अंग है, हिस्सा है, और हम वही चाहते हैं। पसीने पर कविता लिखते हैं, लेकिन पसीने को पाउडर से सुखाने की चेष्टा अपने व्यक्तिगत जीवन में करते रहेंगे। तो ये बातें, और मैंने बहुत नजदीक से देखा है, अपने को मार्क्सवादी, अपने को प्रगतिशील कहने वाले लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कितने गरीबों, कितने दलितों, कितने पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मदद करते हैं या आर्थिक मदद करते हैं? हम लोग मार्क्सवादी नहीं, लेकिन यह काम करते हैं। तो कोई जरूरी है कि हम लेवल चिपकाएं, मार्क्सवादी बने, परंपरावादी बने? वादी क्यों बने? वादी क्यों बने? ये वादी हो गए, जनवादी, वादी नहीं रह गए। इस तरह से जैसे अमरकांत ने कभी धर्मवीर भारती पर टिप्पणी करते हुए परिमल, जो उनकी संस्था थी, उसको परिमल कह करके और उन्होंने जुगुप्सित करने की उसको कोशिश की थी। तो शायद साहित्य के साथ आज यही हो रहा। तो जो उदात्तता का बोध है और जीवन को उदात्त बनाना, मृत्युओं का उन्नयन करना, यही निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य है कविता का, लेकिन लालित्य से छिड़ है। आपने दूसरी बात पूछी कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन दिनों 2 किताबें आएंगी शीघ्र ही। एक तो आलोचना की किताब जिस पर काम चल रहा है, जिस पर क्लासिक कवियों को लेकर के, पूरी परंपरा को, कालिदास से लेकर के और उसमें तुलसीदास तक से लेकर आज के कवि तक आते हैं, तो उस पुस्तक पर काम चल रहा है। जो लेख इसमें शामिल नहीं है वो लेख उसमें आएंगे, लेकिन उसमें केवल कविता ही नहीं होगी, उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा पर भी लेख होगा जो साक्षात्कार में छपा था। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी लेख होगा जो नामवर जी ने आलोचना में छपा था। उसमें अन्य विधाओं पर भी लेख ही। संशय की एक रात पर मुझसे मांगा गया, श्रीलंका में 15 से 17 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का कार्यक्रम होना है। तो जो वैश्विक राम साहित्य है, रामायण जितने लिखे गए हैं, जितनी भाषाओं में, सब पर एक आर्टिकल है, तो मैंने भी दे दिया। अभी कुबेर नाथ राय के मराल पर लिखा, तो वो पुस्तक वार्ता में छप रहा है। तो इस तरह से उसमें ललित निबंध पर भी प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग आ गए। तो एक तरह से आपका काम मैंने शुरू कर दिया है पहले ही, जो प्रस्तावित है आपका ललित निबंध पर लिखने की बात। लेकिन उसके लिए होमवर्क काफी करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य टेबल वर्क भी है, टेबल वर्क ही नहीं है, लेकिन टेबल वर्क भी है। तो वह काम मैं करूंगा। एक कविता की पुस्तक तैयार है जो बाद में आएगी, पहले आलोचना की दूसरी किताब तुरंत आएगी, क्योंकि मुझे कविता से ज्यादा मान्यता आलोचना में ही मिली। तो अपने उस आलोचक को स्थापित करने की दिशा में, या आलोचना को सच कहें तो स्थापित करने की दिशा में, वो आलोचना की दूसरी किताब अनंत छविलाएं शीर्षक से आएगी, जिसमें कोशिश यह रहेगी कि क्लासिक्स उसमें दिनकर भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं, और बहुत सारे पंत भी हैं, निराला भी हैं, महादेवी वर्मा हैं, तमाम बड़े कवियों को उसमें हमने लेने का प्रयास किया है, जो इस पुस्तक में नहीं। इसमें नई सदी की दहलीज पर जो कवि आ गए हैं, नए पुराने, उनको शामिल किया है हमने। लेकिन उस पुस्तक में और भी जो कुछ छूटा होगा, और जो अन्य विधाएं हैं, आलोचना है, निबंध है, या वैचारिकी है, उन सबको शामिल करने की हमने कोशिश की है। तो उस पर भी काम कहीं न कहीं चल रहा है, और लेखन तो कुछ न कुछ चलता रहता है। एक और मैं चीज आज आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे पास सैकड़ों पुस्तकें, 100 से ज्यादा पुस्तकें 3-4 सालों में आई हुई हैं, और उनकी धूल झाड़नी है। तो मैं मन बना रहा हूं कि हर हफ्ते, रोज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि प्रति सप्ताह रविवार को या किसी दिन एक किताब की समीक्षा नहीं तो विषयात्मक समीक्षा जरूर आ जाए। और इस प्रकार से जिन लोगों ने बड़ी आशा से एक एक नहीं 4-4, 6-6 किताबें एक एक लेखकों की आई, उस तरह से मैं देखूं तो 150-200 किताबें शायद मेरे पास आई हुई हैं, जो शायद किसी प्रच्छन्न या गुप्त उपेक्षा, गुप्त उष्मा की तरह, गुप्त अपेक्षा के साथ इंतजार कर रही होंगी। तो उन पर भी बीच बीच में लिखने का काम। लेकिन जो मुख्य रूप से मुझे इस समय लग रहा है कि लिखने से ज्यादा पढ़ने का काम, और गहराई से पढ़ने का काम,
अभी विश्व की प्रतिनिधि कहानियां एक किताब मेरे पास है, मैं उसको देख रहा हूँ। शेक्सपियर को पढ़ना, टी.एस. इलियट को पढ़ना, एजरा पाउंड को पढ़ना, या जो भी क्लासिक्स हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना, पी.वी. शेली को पढ़ना, तो पाश्चात्य और प्राच्य, पौर्वात्य और पौर्वात्य और पाश्चात्य, प्राचीन और अर्वाचीन, सब तरह के साहित्य को पढ़ना, गहरे क्लासिक्स हैं, उनको गहराई से पढ़ना, मुख्य रूप से अब उस पर फोकस करना है, यानी अपने को बड़ा बनाना है। और बड़े, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि बड़े दिमाग से ही, बड़े मस्तिष्क से ही बड़ी कविता संभव हो सकती है या बड़ी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती है। तो हम अपने चरित्र को, प्रभाकर श्रोत्री जी एक बात पर बार बार जोर देते, कविता के व्यक्तित्व विश्लेषण के साथ साथ कवियों के व्यक्तित्व, यानी उनसे सर्जनात्मक आचरण की अपेक्षा, सर्जनात्मक आचरण या मानवीय दीक्षा की अपेक्षा करते हैं, और वो होना चाहिए। अगर हम देखिए, आज कविता को संत कवियों को मैं देखता हूं तो सत्ता को हमेशा ठेंगे पर रखता, इसीलिए उनको समर्पित किया है ये किताब। आज कितने पिछलग्गू हो गए, साहित्य की भी एक सत्ता होती है। हम नामवर सिंह के पीछे भागे, अशोक वाजपेयी के पीछे भागे, राजेंद्र यादव के पीछे भागे, तो ये साहित्यिक सामंत लोग हैं। सामंतवाद को पानी पी कर गाली देते हैं, लेकिन है साहित्यिक सामंत। तो हम साहित्य के भी जो सत्ताधीश हैं, उनकी चाकरी क्यों करें? तो निश्चित रूप से आत्मालोचना का, दूसरे की आलोचना हम करते हैं तो आत्मालोचना का भी संस्कार विकसित करें। और जब हमारा देश पराधीन था तब तुलसी ने लिखा साहित्य, तो सांस्कृतिक स्वाधीनता तब भी अक्षुण्ण रही जब देश पराधीन था। और उन्होंने प्राकृत मंत्र के गुणानुवाद के बजाय उस धुरी को, सत्य की धुरी को, परमात्मा को पकड़ा। तो निश्चित रूप से हमें उस गहरे क्लासिकल साहित्य का अनुशीलन भी करना है, लेकिन अपना जो समकालीन साहित्य है, जो समकालीन सृजन है, उसको भी उसके साथ उसका सहचर बन करके भी चलना है, और साथ साथ देखते रहना है जो नई किताबें आ रही हैं, उन पर भी कुछ न कुछ लिखना पढ़ना, ये हमारा दायित्व है, और ये शायद चलता है। अंतिम दो बातें, एक तो प्रस्ताव तो बिम प्रतिबिंब की तरफ से है कि ये जो परिचयात्मक समीक्षा वाली बात है जी, इनको लिखते तो आप हैं ही जी, अगर बोलकर प्रस्तुत करना चाहें तो बिम प्रतिबिंब का जो YouTube चैनल है उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हमारी सेवा जहां भी कहेंगे हम खड़े हैं। तो रिकॉर्ड किया जा सकता है, लिया जा सकता है, उसको शामिल किया जा सकता है। जी, इसके लिए हम आपके आभारी होंगे। नहीं, आभारी नहीं, भारी हो। और दूसरा ये कि एक छोटा सा प्रश्न है जिसका जवाब सिर्फ एक या दो वाक्य में चाहिए। जी, अगर आज आपको जी, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दे दिया जाए, जी, नई की हिंदी कविता का दृष्टिबोध पर या किसी भी किताब पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दे दिया जाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे? एक या दो वाक्य में बोलना है इसको, बस ज्यादा नहीं बोलना। देखिए, सिर्फ एक या दो वाक्य में, बस 2 वाक्य में ही उत्तर देंगे। जी, जो संत कवियों के प्रभाव से मेरी जो दृष्टि रही है वो पुरस्कार निरपेक्ष रही है, किंतु यह यथार्थ है कि कोई भी पुरस्कार मिलेगा, छोटा या बड़ा, तो उल्लास का अनुभव ही करेंगे, असीम आनंद का ही अनुभव करेंगे। किंतु पुरस्कार के लिए मैं नहीं लिखता, 100 जन्म न्यौछावर कर दूंगा बिना पुरस्कार के सच्चे लेखन को पुरस्कृत करने के लिए। और आप जैसे तमाम जो सुधी मित्र हैं, वो जो मेरी रचना की या लेखन की सराहना करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा साहित्य अकादमी का पुरस्कार। क्या बात, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, खास करके बगैर किसी योजना के, बगैर किसी पूर्व भूमिका के। कल ही मैंने आपसे निवेदन किया और आपने स्वीकार किया। आज हम यहाँ बैठ करके लगभग 1 घंटे 25 मिनट की भरपूर रिकॉर्डिंग हुई। हाँ, और
श्रोताओं के पास, दर्शकों के पास, पाठकों के पास ये चीजें फेसबुक के माध्यम से तो पहुंच ही रही है, साथ साथ इसके यूट्यूब के माध्यम से भी पहुंचेगी। तो इसलिए भी आभार कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से 1.5 घंटे हमारे लिए निकाला, प्रकाशन के लिए निकाला। और खास बात ये कि उन युवाओं के लिए ये समय उन युवाओं के हिस्से गया जो साहित्य की तपती और रेतीली जमीन पर कदम रखकर सक्सेस होने की का स्वप्न लिए रहे हैं कि ये दुनिया सच में देखने में जितनी शालीन है, जितनी आकर्षक है, अनुभव जगत में लेने और उसके बाद भुक्तभोगी होने में उतनी ही कठिन और श्रमसाध्य है। तो आपके खुली दृष्टि का प्रशंसक तो मैं पहले भी था, आज थोड़ा और हो गया, क्योंकि बेलाग बोलना और सार्वजनिक मंच पर बेलाग बातें कहना सबके बस की बात नहीं होती, खासकर उस समय में जब लोग दोनों हाथ से नहीं, चारों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं। चारों हाथ। तो ये लड्डू की चाहत ना पाल करके मिर्च से पके भोजन का जो स्वाद है उसको लेने की जो व्यवस्था तो नहीं कहूंगा, उत्साह कहूंगा, वह आप में बनी रहे, बनी ही रहेगी। क्योंकि जब राहें खुद की बनाई हुई होती हैं तो आदमी स्वतंत्र होकर भी चलता है। जब बात वही कि खुद बैसाखी के सहारे आते हैं तो हर कदम इशारों पर ही चलना होता है। तो बहुत बहुत आभार। हम फिर किसी मोड़ पर आपकी सेवा ले सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, और ये हक भी है आपका। तो नो डाउट कि हम सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परेशान करना अच्छा लगेगा। जी जी सर। आपने काफी समय दिया, इस बाधा दौड़ में बहुत सारी विसंगतियां आई और नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने संघर्ष पथ को नहीं छोड़ा और चलते रहे, तो शायद सफल भी हुए। सफल से ज्यादा सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने युवा आलोचक और कवि अजित कुमार राय को इस हफ्ते के साहित्य संवाद में सुना। ये संवाद निरंतर चलता रहेगा, किसी न किसी राइटर से, किसी न किसी चिंतक से हम आप संवाद करते रहेंगे। और जरूरी भी है कि साहित्य ले दे करके संवाद का ही तो नाम है। अगर संवाद है तो परंपरा है, परंपरा है तो हम हैं तो संस्कृति है। महादेव वर्मा की वो बात, कविता की वो लाइनें कि चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।